हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल अरुण टू क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 10वीं क्लास का हम गणित करा रहे हैं, जिसमें अब तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर चल रहा है। आज लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 सवाल बचे हैं लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.3 में। वो आज सवाल मैं आपको पूरा कराने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और इसके बाद कोशिश करेंगे हम कल से आपका अगला चैप्टर जो कि त्रिभुज है वो स्टार्ट करें। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास होगी और आप सबसे पहले देख पाओगे वीडियो को। ठीक है। समय न लेते हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अब तक हम प्रश्नावली 5.3 में 13 सवाल कर चुके हैं। अलग अलग स्टेप में 6 सवाल। पहले सवाल में 4 पॉइंट से, दूसरे सवाल में 3 पॉइंट से और तीसरे सवाल में 10 पॉइंट से और फिर उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके सवाल चलते हैं। उसमें से भी मैं 13 सवाल करा चुका हूँ। अब 7 सवाल बचे हैं जिन्हें मैं आज आपको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए, क्या है टॉपिक? क्लास 10 मैथ्स, समांतर श्रेणियां। चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 5.3, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। इसका 13 सवाल, इसके 13 सवाल में करा चुका हूँ। 14वां सवाल जो है, क्या है 14वां सवाल? ये है 14वां सवाल। पढ़ो जी, क्या है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है और कहोगी कि विषम संख्या क्या होती है? पता नहीं है क्या आपको? विषम संख्या वो होती है जो 2 से न कटे। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं होती है और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं होती है। ठीक है। हाँ, तो करता हूं मैं हल। आओ, क्या बोला था मैंने? जो सारी संख्याएं 2 से कट जाए वो क्या होती है? सम संख्याएं होती है और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं होती है। इसने बोला है 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या क्या होगी? एक एक होगी पहली विषम संख्या। दूसरी विषम संख्या क्या होगी? एक के बाद में 2, 2 तो सब में 3 होगी। 1, 3, 5, 7 जानते हो आप। 9 डॉट 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 49 सबसे लास्ट जो होगी वो 49 होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बोल रहा है 0 और 50 के बीच में ना तो 0 लेना है और वैसे भी 0 कोई विषम संख्या नहीं है और ना ही 50 लेना है। 50 भी विषम संख्या नहीं है, सम संख्या। 50 में 2 से कट जाती है, इसलिए मैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप कहोगे जी 9 तो कटता है, किसी और से ही तो कटता है, पर लेकिन वैसे तो ये विषम संख्या है, 2 से तो नहीं कटता ना। जो और संख्या से नहीं करता उसे अभाज्य बोलते हैं। ठीक है। वो भाज्य और अभाज्य, अभाज्य से बोलते हैं जो खाली एक से कटेगा या खुद से कटेगा। ये क्या है? ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या कहती है? विषम संख्या कहती है कि ये 2 से नहीं कटेंगे तो कुछ भी हो। अगर 2 से नहीं कटेंगे तो इसमें ए क्या दे दिया? ए बराबर 1 होगा और दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। डी बराबर क्या है? 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 3 माइनस 1 लिख दो ना, बराबर 2 होगा। और ये क्या है? सबसे अंतिम पद है। अभी सबसे अंतिम पद है। अगर सबसे अंतिम पद ये है तो इसे क्या बोलूं मैं? एन बोल दूं? अभी बोल दूं क्या? एन बोल दिया लो। एन बराबर 49 हो गया। हाँ, और क्या है? अब बोल रहा है 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये विषम संख्याएं थी, बिल्कुल। ए पहले प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। सार्वंतर क्या होता है? डी होता है। डी निकलता कैसे है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, निकल आता है। या फिर तीसरे में से दूसरा भी घटा दो तो भी डी इतना ही आएगा, 2 ही आएगा। एन, एन क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है? एन लिख दिया मैंने। लगाओ फॉर्मूला एस एन का। एस एन क्यों? क्योंकि एन पदों का योग ज्ञात करना है हमें। एन को कितने? अभी एन तो निकालना है ना, एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये तो पूछ रहा है कि बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो पहले एन निकालना पड़ेगा। एस एन, एस एन बराबर, चलो पहले मैं ए एन से ए एन का फॉर्मूला लगा के एन ज्ञात कर लो। जब निकालो ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन दे भी रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल बराबर कितना है? 49 दिया है। ए का मान 1, 1 प्लस प्लस कोष्टक में एन का मान पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान तो 2 दे रखा है, गुणा 2 बराबर 49। ये प्लस का मान इधर जाएगा, माइनस का मान हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणा 2 बराबर 49, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1, 48 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 48 बचा, गुणा का 2 भाग में चला जाएगा। 2 से 48 को काटूंगा तो 24 बार, 24 बार
n-1 बराबर 24। हाँ जी, तो n बराबर -1 जब इधर जाएगा बराबर से प्लस का 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया? तो n बराबर कितना? 25 हो गया ना, 25। हाँ जी, हो गया 25 का हो जाएगा, n बराबर 25 हो गया। देखो 25 कैसे हुआ, क्या है, मैंने आपके सामने फॉर्मूले में रखा, n-1 बराबर 24 आया था, और माइनस का 1 बराबर निकल जाता है तो प्लस में होता है, तो n बराबर 25 हो गया, 25। ठीक है, चलो आगे क्या करना है, अब हमें इन पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 25 पदों का। करो, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लूं मैं, क्यों? क्योंकि देखो अंतिम पद भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, जब ये तीनों चीज हमारे पास हो तो जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है क्या, n/2 कोष्टक में a प्लस एल, प्लस एल, एल क्या होता है, या फिर मैं एल लिखूं या ए एन लिखूं, एक ही बात है, समझे? लिखो एस एन ज्ञात करो, एस एन बनाओ, और एन क्या ज्ञात करो, एस एन पे फॉर्मूले में है। अब मुझे ज्ञात करना है एन की मान, एन का मान है 25, एन का मान क्या है, 25 दे रखा है, एस 25 ज्ञात करो, बराबर एन का मान 25, 25 बट्टे 2, ए का मान 1, ए का मान 1, और ए एन का मान क्या है, ए एन का मान है 49। करो 49 और 1 50, 50 एस 25 बराबर 25 बट्टे 2, 25 बट्टे 2 गुणा 49 और 1 50, 50 इससे इसे काटोगे 2 से 50 से 25 बार, 25 की 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 की 25 में गुणा करोगे तो 625 आएगा। ऐसे कैसे पता आपको, वर्ग होते हैं, वर्ग आप भी याद कर लेना, वर्ग आप भी याद कर लेना, 25 25 25 गुणा 25, ये आ जाएगा 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा, S25 बराबर 625 गुणा कर दी 25 और 25 ही, यही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, आसान सवाल था, छोटा, ठीक है, यही आंसर है। कैसे कर दिया मैंने, देख लो आप, ये बोला 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या है क्या, सबसे छोटी 0 के बाद में जो संख्या है विषम क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 और 49 तक, 49 तक सारी विषम संख्याएं हैं। ये बीच बीच वाली सम संख्याओं को छोड़ देना है, ये विषम संख्याएं हो गई। अब कह रहा है विषम संख्याओं का योग बताओ, अगर मैं इनको जो 1 + 3 + 5 जोड़ू, मैं 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 ऐसे जोड़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्या तरीका है, ए बराबर 1 प्रथम पद, डी बराबर 3 - 1 दूसरे पद में से पहला पद बताया तो 2 आ गया, ए एन बराबर 49, अंतिम पद क्या होता है 49, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 49, ए एन का मान दे रखा है बराबर 49 दे दिया, ए का मान 1, एन का मान पता नहीं है कुछ, गुणा डी का मान 2 दे दिया बराबर 49, प्लस का बन जाएगा इधर तो माइनस का बन घट के हो जाएगा 48, अब n-1 गुणा दो, n-1 गुणा का 2 भाग में चला जाएगा, 2 से 48 घटेगा 24 बार, n-1 बराबर 24, तो माइनस का बदले बराबर से इधर जाएगा तो n बराबर 24 + 1, n का मान 25 होगा। अब मैंने बोला है कि जब आपको प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो और n पता हो तो आप शॉर्ट वाले फॉर्मूले से आप पदों का योग निकाल सकते हो। देखो एस एन का फॉर्मूला n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन बोलो, या देखो मैं ए बोलो पूरा लिख देता हूँ, या तो मैं बोलूँ ए एन बोलो, ए एन, या फिर आप इससे एल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब एस एन का मान कितना निकाला हमने 25, एस 25 बराबर n/2 25 बट्टे 2 कोष्टक में ए का मान 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस ए एन का मान कितना दे रखा है, एल का मान 49 दे रखा है, 49 49 और 1 50 लिख दिया, 25 बट्टे 2, 2 से 50 काटा 25 बार, 25 की 25 में उड़ा के 25 गुणा 25, तो 25 की 25 में उड़ा करूंगा तो 625 से 25 का वर्ग होता है। आपको भी कम से कम 25 से 30 तक वर्ग याद करने हैं, आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद करने हैं, और कम से कम 15 तक क्यों मतलब घन याद करने, नहीं बस इतने वर्ग और घन याद करने होंगे जिससे आपको टाइम कम लगेगा करने में, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सवाल, 14वां सवाल था। आओ चलते हैं 15वें सवाल में, आइए। मैं अब तक आपको 14 सवाल करा चुका हूँ, ये 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल, 15वां सवाल ये है, क्या कह रहा है 15वां सवाल, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके के एक निश्चित तिथि के बाद, ये कह रहा है कि निर्माण कार्य, कोई चीज बन रही है, कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई ठेका दे रखा है, घर बनाने का है, कुछ भी निर्माण कार्य का एक ठेका दे रखा है, उसमें एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ये कहना चाह रहा है कि कोई घर बनाने का ठेका दे दिया है किसी को, और जब दे दिया है तो जो ठेकेदार है उस ठेकेदार को पहले ही ये बोल दिया गया है कि अगर तुम
जब तक हमने बोला है उस निश्चित तिथि के बाद अगर तुम कार्य को लेट करोगे या विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाना है। अगर तुम उसे लेट पूरा करोगे तो आपको है आप पे जुर्माना, उल्टा जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि आपसे जो हमारी बातें हुई हैं वो निश्चित तिथि तक की है, एक निश्चित समय तक की है। उसके बाद आप पे जुर्माना लगने लगेगा, और वो जुर्माना जो लगेगा वो किस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना मेरा, पहले दिन के रुपए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। पहले दिन के लिए कितना हल करता हूँ, देखो मैं से ही पहले दिन के लिए जुर्माना कितना 200 रुपये, 200 रुपये, ये हो गया 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। ठीक है, ऐसे बोल रहा है ना, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। अब 250 तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, उत्तरोत्तर मतलब जो उत्तरोत्तर जाता है, एक पहले वाले दिन के लिए बोल रहा है, उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने के ठीक पहले वाले दिन से जुर्माने से, अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है या 50 रुपये अधिक है। ये बोलना चाह रहा है कि जो जुर्माना लगता है, जो जुर्माना लगता है कि वो पिछले दिन से 50 रुपये अधिक रहता है हर अगले दिन का। जैसे मैं कहूँ ये 2 दिन पहले का है तो ये इससे ये 50 कम है, इससे ये 50 कम है, तो हर दिन का 50 कम था एक दिन पहले। तो सबसे पहले दिन का 200, फिर उससे अगले दिन तो बढ़ेगा ना 50 रुपये, फिर उससे अगले दिन 50 रुपये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या बोला है इसने, तो दिन के लिए ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपये अधिक है, बिल्कुल है जी। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर वो इस कार्य को 30 दिन लेट कर देता है तो उसे कितने पैसे देने होंगे जुर्माने के रूप में, आओ तो बताता हूँ मैं, देखो हल। तो ये श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट। कितने दिनों की निकालनी है, 3 ही पद है हमारे पास, या फिर 3 ही दिन के लिए है, 30 दिन के लिए निकालना है हमको, 30 दिन के लिए। हाँ जी, कैसे करो, तो ए बराबर 200 प्रथम पद है, बिल्कुल। डी बराबर 250 में से मैं 200 घटाऊंगा तो 50 आ जाएगा, डी का मान 50 आ जाएगा। और 30 दिन का विलंब हुआ है तो 30 दिन क्या है, ये 1 2 3, ये जो एन का मान होगा वो 30 होगा, एन बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा। हाँ जी, एन का मान 30 हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला, एस एन बराबर शॉर्ट वाला, देखो प्रथम पद है, हाँ जी है, अंतिम पद तो नहीं दे रखा, अंतिम पद तो नहीं दे रखा, कैसे करते हैं फिर हम, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए है, डी है, एन है, क्या है, कुछ नहीं, अंतिम पद निकालूंगा। चलो उस फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, इसमें रख दूं, बिल्कुल रख दो। क्या होगा देखो, एन का मान 30, 30 बट्टे 2, हाँ जी, 2 का मान 2 गुणा ए का मान 200, ए का मान 200, ये दे रखा है, ए का मान 200 प्लस एन का मान 30, एन का मान 30 माइनस 1 डी का मान कितना है 50, 50 करो। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ 2 से मैं 30 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 15 बार, हाँ जी 15 बार, 15 आगे आगे, 15 आगे आगे, 200 गुणा 2 में करूंगा, 200 दूनी तो फिर 2 दूनी 400, 400 हो गया अंदर, 400 प्लस प्लस 30 में देख गया तो 29, 29 गुणा 50, करो आगे, देखो 29 और 50 गुणा करो, 0 का 0, 0 का 0, 5 नाम 45 का 5, हंस लगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 से 50 हो गया, बिल्कुल प्लस 14 प्लस 400, प्लस कितना आ गया, अगर 15 गुणा में है ये भी आ गया ना, हाँ जी, कितना आया 14 और 4 1850, 1850 गुणा 15, 15 गुणा 1850 में कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसा है, करोड़ा, 0 के 0, 0 के 0, 15 गुणा में 0 फिर 0, 15 पंजे 75, 75 का पौना 6 से लगे 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 का 7, हाथ से लगे 12, लगे 12, और 15 एकम 15, 15 और 12 27, कितना आया 27,750, हाँ जी। तो 30 दिन का, 30 दिन का, 30 दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 30 दिन का जुर्माना बराबर 27,750 रुपए, 27,750 रुपए आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
सवाल का सॉल्यूशन छोटा ही है, सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये सवाल बड़ा है जो लिखा हुआ, इसी में टाइम लगा है जो भी लगा है, बाकी बात सवाल करने में कोई देरी नहीं। ठीक है, चलते हैं तो आओ अगले सवाल पर। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया। ये देखो, पहले दिन का 200 जुर्माना, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे बढ़ता जाएगा। पूछा है 30 दिन विलंब, 30 दिन लेट काम होता है, तो अब कितने पैसे जाएंगे 30 दिन के जुर्माने के? तो ए बराबर प्रथम पद बराबर 200, और दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, डी बराबर 50, 250 में से 200 जाएगा 50, एन बराबर एन मतलब 30 दिन का पूछा है, एन बराबर 50 रखा फॉर्मूले में, आ गया 70,750। यही उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले 16वें सवाल। मैं अब तक 15 सवाल कर चुका हूँ, और अब चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। क्या है 16वां सवाल? 16वां सवाल ये है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, जो उन्होंने शिक्षा में प्रदर्शन किया है, उसके लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। जो शैक्षिक प्रदर्शन हुआ है उसमें 7 बच्चों को और 7 पुरस्कार दिए जाएंगे, सीधी बात है। वो 700 रुपए की राशि उनके लिए रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम का है। जैसे पहले अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि 50 रुपए पहले वाले से 50 रुपए अधिक है, इसमें 20 रुपए कम का है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करने वाले हैं? देखो हल समझने की कोशिश करना जो मैं बोलता हूँ। बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों में समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। पदों की संख्या कितनी है? 7। एन का मान कितना है? कितने पुरस्कार देने हैं? 7। एन का मान 7। हाँ जी। और उन पुरस्कारों की जो कीमत है के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। उन 7 जो हमारे पास पुरस्कार है उनकी कुल मिला के राशि कितनी है? सातों की वो है 700 रुपए। बिल्कुल, एस एन बराबर 700। हाँ जी। अब क्या है? प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से ठीक 20 रुपए कम है। अपने से पहले जो पहले था उससे 20 रुपए कम है। अगर 20 रुपए कम होगा तो ये माइनस में नहीं आएगा डी का मान। देखो मैं बताऊंगा, जैसे ये मानो कि एक है किसी चीज का मान है 50 और ये बोल रहा है और ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। इस पहले वाले से अगर मैं 20 रुपए कम करूं तो 30 आएगा, और इससे भी 20 रुपए कम करूं तो 10 आएगा, इससे भी 20 रुपए कम करूं तो -10 आएगा। ऐसे आएगा ना। देखो तो डी कैसे निकालते हैं हम? दूसरे पद में से पहला पद 30 माइनस 50 कितना आया? -20। हाँ जी, -20। ऐसे ही करके ये खुद बोल रहा है, ये डायरेक्ट खुद कहना चाह रहा है कि एन का मान ले लो। ऐसे क्या बोल रहा है कि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम का है। जो प्रत्येक पुरस्कार है ना वो अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम का है। अभी मैंने बताया था कि कोई पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार है और फिर जो दूसरा होगा वो 20 रुपए कम का है तो 80 का होगा, जो तीसरा होगा वो 60 का होगा। ऐसे करके हर जो पुरस्कार है वो 20 रुपए कम होता जा रहा है। तो डी का मान कितना है? हर बार माइनस हो रहा है 20 कम हो रहा है तो -20 डी का मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखो एस एन में आ जाओ। एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक 1। एन का मान कितना दे रखा है? बराबर 7/2। इसके बराबर क्या दे रखा है? एस एन 700 दे रखा है। 7 आ जाओ 7/2 n अपॉन 2 7/2 2 का 2 है, ए का मान दे रखा प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -20। तो माइनस करो, देखो बराबर 700। अब 7/2 जो है भाग का तो गुणा में और गुणा का 7 भाग में चला जाएगा। 2a लिखूंगा फिर 2a प्लस 7 में से क्या तो 6 गुणा -20 बराबर 700 का 700 भाग का तो गुणा में और गुणा का 7 भाग में 7 से मैं इसे काटूंगा 7 एकम 7 100 बार कट जाएगा। बचा कितना? 2a प्लस 6 दूनी 12 -120 2a प्लस 6 की गुणा 2 में करूंगा 6 दूनी 12 माइनस का 12 120 आ गया बराबर 100 दूनी 200 100 दूनी 200 आ गया। करो अब ये प्लस माइनस माइनस 2a माइनस 120 बराबर 200 2a बराबर ये माइनस का 120 बराबर से डर जाएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा। 200 प्लस 120 माइनस का बराबर से डर गया तो प्लस का 320 हो गया। 2a बराबर
200 और 120, 320, 320। 2 से अगर मैं 320 को काटूं तो काट दो, 2 से 32 कटेगा 16 बार, 0 पे 0। ए बराबर 160 कितना आ गया? ए बराबर 160 आ गया। हाँ जी, ए बराबर 160 आ गया। निकालना क्या है हमको? हमको निकालना है प्रत्येक पुरस्कार का मान। प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है? आइए देखो तो देखो। अब अब निकालता हूं मैं प्रत्येक पुरस्कार का मान। क्या रहने वाला है? ए दे दिया, ठीक है। अब निकालू मैं प्रत्येक पुरस्कार का मान। निकालोगे? निकालो, आ जाओ। पहला ए बराबर, देखो पहला पुरस्कार क्या होता है? ए। दूसरा क्या होता है? A2। तीसरा क्या होता है? A3। चौथा क्या होता है? A4। पांचवा क्या होता है? A5। छठा क्या होता है? A6। सातवां क्या होता है? A7। यही तो होंगे, यही तो होंगे। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यार पहला ए, हाँ जी, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा छठा। ठीक है, कैसे करेंगे? पहला तो कितना है? 160। दूसरा कितना है? दूसरा दूसरा पद क्या होता है? A+D होता है। अगर मैं A+D भी ना कहूँ, A+D कर लो। A+D देखो, मतलब एक करके दिखाता हूँ। A+D, A+D, ए का मान कितना है? 160। 160 और 160 में जब मैं प्लस करूंगा कितना प्लस करने पड़ता है? डी का मान कितना है? -20। -20। अब देखो जब -20 माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 20 होगा, तो 20 घटता चला जाएगा सबसे। घटाओ तो 160 हो गया। अब 160 -20 140 हो जाएगा बराबर 140। और 160 माइनस, नहीं, 140 -20 हर किसी से कम है ना। 140 -20 120। 120 -20 कितना आ जाएगा? 100। 100 -20 कितना आ जाएगा? 80। 80 -20 कितना आ जाएगा? 60। 60 -20 कितना आ जाएगा? 40। यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यही आंसर है। A1 बराबर 160, A2 बराबर 160 -20 140, A3 बराबर 140 -20 तो 120, A4 बराबर 120 -20 तो 100, A5 बराबर 100 -20 तो 80, 80 -20 तो 60, 60 -20 तो 40। हर बार 20-20 कम करता है। ये बोल रहा था ना, प्रत्येक पुरस्कार में 20 रुपए कम कम का है। हर बार 20 रुपए कम करता जाता है, तो इसलिए ऐसे करके ये घटा के आया था। ये A2 जो है, A2 ऐसे करके घटा के आया था, और ये आ गया था 140। 140 ऐसे आया था। ये देखो, ये मैंने समझाया है। ऐसे करके सब में से घटता चला जाएगा 20-20 से। उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। क्या क्या है मैंने, ये 7 नगद पुरस्कार है, बिल्कुल n बराबर 7। और उन नगद पुरस्कारों की टोटल कीमत कितनी है? 700 रुपए। ऐसे n बराबर 700। हर बार पुरस्कार जो पहले वाले से जब अगला पुरस्कार लेंगे तो 20 रुपए कम कर लेते हैं, तो d बराबर -1 -20। ऐसे का फॉर्मूला रखा, निकाल दिया मैंने। इससे में रखने के बाद मान a बराबर 160। a बराबर 160 तो A2 बराबर -20 करो, फिर -20 -20 करते करते 160 140 120 100 80 60 40। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ 16वां सवाल समझ में आता है। आ गया है समझ में? आओ चलते हैं 17वें सवाल में। आइए, अब तक हम 16 सवाल कर चुके हैं प्रश्नावली 5.3 के। 16 सवाल कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ 17वें सवाल पर। 17वां सवाल क्या कहता है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये बोलता है कि एक स्कूल में बच्चे हैं, उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि सेक्शन, सेक्शन A B C जो सेक्शन होते हैं उनको अनुभाग बोलते हैं हिंदी में। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण क्या है? जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। जितनी कक्षा हो गई, कोई 5वीं कक्षा में है और उसका एक अनुभाग 5 लगाएगा पेड़। ऐसे ही बोल रहा है कक्षा 3 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसी ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कक्षा 12 तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है।
अगर पहली कक्षा का मैं बोल रहा है ना, एक पहली कक्षा के कक्षा एक के अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, तो हर किसी के 3 अनुभाग हैं, तो पहली कक्षा के भी 3 अनुभाग होंगे, दूसरी के भी, तीसरी के भी, चौथी के भी, लास्ट 12वीं कक्षा के भी 3 अनुभाग होंगे। कैसे हल करता हूँ समझ में आएगा, देखो हल। हल पहली कक्षा है, हाँ जी पहली कक्षा है, मान लो फर्स्ट पहली कक्षा है, हैं पहली कक्षा है तो कितने पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे अपनी कक्षा के अनुसार, तो हाँ जी। और एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं, हर कक्षा के प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 से इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 एक 3, 3 पेड़ तो ये लगाएंगे। पहली कक्षा का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग कितने हैं, 3, तो 3 अनुभाग, एक पेड़ लगाता है, एक अनुभाग तो एक दिया, 3 पेड़ लगाएंगे, हाँ जी। दूसरी कक्षा के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, सेकंड के बच्चे लगाएंगे, दूसरी कक्षा होगी उनकी पहली बात तो, हाँ जी। और एक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग हैं, तो 2 तिया 6 पेड़ लगाएंगे दूसरी क्लास वाले बच्चे, टोटल मिला के 3 अनुभाग हो गए। तीसरी क्लास, थर्ड थर्ड में 3 से तो मैं गुणा करूंगा, क्योंकि तीसरी क्लास है तो 3 पेड़ लगाएंगे, सीधी बात है। और 3 क्या है, 3 लगाएंगे, और 3 अनुभाग हैं हर क्लास में, तीसरी क्लास में तो 3 अनुभाग है, 3 तिया 9 पेड़ लगेंगे, हाँ जी बिल्कुल। अब ऐसे करते करते लास्ट क्लास क्या है, 12वीं क्लास है, देखो फिर मैं यहां से कर देता हूँ डॉट 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 डॉट। अब 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा बिल्कुल, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में 12 तो वो लगाएंगे ही लगाएंगे, और एक क्लास में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, तो 12 से 36 लगाएंगे, 36 लगाएंगे 12वीं क्लास के बच्चे, हाँ जी बिल्कुल 36 लगाएंगे। अब बोला है कि टोटल मिला के जोड़ के बता दो कि कुल कितने पेड़ लगे, यही तो बोल रहा है, 3 अनुभाग है, इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताओ, कुल पेड़ों की संख्या बतानी है जी, हाँ जी बिल्कुल बतानी है। ये हो गया, इन्हें समांतर श्रेणी है, लिख दो समांतर श्रेणी में ऐसे, 3 3 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 9 डॉट 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 36, अंतिम पद 36 करो तो ए बराबर प्रथम पद 3, डी बराबर, डी का मान निकालो मत निकालो, देखो डी बराबर लिख देता हूँ मैं, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। एन बराबर, एन क्या है, क्लास कितनी है, 12 क्लासें हैं, तो एन बराबर 12 कक्षा है, 12। और ए एन बोलू या एल बोलू, ए एन बोलू मैं या एल बोलू, कितना है 36 है, आ गया 36। रख दो तो मान क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन 2, और ए प्लस एल, ए प्लस एल क्यों, डी तो ले रखा है, डी मत भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैंने निकाल लीजिए वैसे ही। इस छोटे वाले फॉर्मूले के लिए देखो हमारे पास ए है, एल है, एन का मान है, एन का मान है, रख दो तो इसमें फिर क्या है, एन का मान कितना है 12, 12 बट्टे 2 बट्टे पूरा, ए का मान कितना है 3, 3 प्लस प्लस अंतिम मान एल का मान क्या है 36, आ गया। 2 से मैं 12 काट दूंगा, 6 में कितना आया बराबर 6 गुणा 36 और 3 39, 39 गुणा कर दो 36 और 39 की, 6 निम्मा 54 और 4 हासिल लगा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना होगा, 18 और 5 23, क्या आया, तो टोटल 234 पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या, तो फिर 234 पेड़, हाँ सर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टोटल कुल मिला के 234 पेड़ लगे हैं, इतना बड़ा झमेला बना दिया, 234 पेड़ लगे हैं, कैसे लगे हैं, ये बोल रहा था कि हर क्लास में, जैसे कोई भी क्लास है, फर्स्ट क्लास है तो उसमें 3 अनुभाग है, दूसरी क्लास है उसके भी 3 अनुभाग है, तीसरी क्लास है उसके भी 3 अनुभाग है, और ये और बोल रहा है कि कक्षा एक का एक अनुभाग, अगर कक्षा पहली होगी और उसका एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, पहली कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, दो कक्षा 2 अगर कक्षा 2 है का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, जब कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 लगा रहा है, 3 अनुभाग क्या पेड़ लगाएगा 6 लगाएंगे, बिल्कुल यही किया मैंने कि पहली क्लास में फर्स्ट एक पेड़ लगाएगी, पहली क्लास एक लगाएगी, कितने अनुभाग है 3 अनुभाग है, 3 एक 3, 3 पेड़ टोटल लगाएगी पहली क्लास के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, और 3 अनुभाग है तो 2 तिया 6 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, और 3 अनुभाग है तो 3 तिया 9 पेड़ लगाएंगे, और अंतिम 12वीं क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे,
3 अनुभाग है तो 12 से 36 पेड़ लगाएंगे। अब देखो ये मैंने रख दिया 3 6 9 डॉट 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 36। ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, डी की जरूरत भी नहीं है तो बैठा दिया मैंने। डी का मान निकाला, एन का मान निकाला और ए एन या एल ये होगा। ठीक है, एन का मान 12 क्यों? क्योंकि कक्षा 12 है, 12 ही क्लासे है। ए का मान 3 क्यों? क्योंकि प्रथम पद है। अब मैंने रख दिया इस फॉर्मूले में किया तो 234 पेड़ आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आ गया है तो चलते हैं अगले 18वें सवाल। अब तक हम 17 सवाल कर चुके हैं, ये 18वां सवाल है। प्रश्नावली 5.3 का 18वां सवाल है। तो क्या कहने वाला है 18वां सवाल कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.0 मतलब ये आधा है, 0.5 ये 1.0 एक है, ये 1.5 डेढ़ है, ये 2.0 2 है वाले उत्तरोक्त अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है जैसे कि आकृति 5.4 में दिया गया है। ये है आकृति 5.4, ये है आकृति 5.4। कहाँ है आकृति 5.4? ये है आकृति 5.4 यही है। हाँ जी, कर बता रहे आकृति 5.4 यही है। आगे चलो क्या करने वाले हैं, देखो क्या बोला है इसमें कि देखो तो ये ए है और बी है, ये बोल रहा है ना कि देखो ए और बी लेते हुए त्रिज्या क्या होंगे, देखो ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है। अगर मैं इसे यहीं से यहीं तक पूरा करता तो वृत्त बन जाता। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। अब जब केंद्र से जितनी दूरी इसकी है इतनी ही इसकी है। अब इसमें इस बी को केंद्र मानकर इतनी दूरी इधर है इतनी दूरी इधर मान ली, ये R2 हो गया। फिर यहाँ से जब ये यहाँ गया तो यहाँ से इतनी दूरी इधर है इतनी दूरी इधर है, इसे R3 मान लिया। ऐसे करके इन्होंने किया है। तो क्या करेंगे हम, देखो और ये संकेत दे रखा है कि जी ऐसे 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 आपको मानना है। ये जो संकेत क्या है, क्रम से केंद्रों ए बी कभी ए मान लेना है, कभी बी कभी ए कभी बी, इन केंद्रों को मानकर वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1 L2 L3 L4 है। ठीक है, आओ तो मैं बता दूं आपको कि क्या है अर्धवृत्तों की लंबाई। हल करता हूं मैं। अर्धवृत्तों की लंबाई के बारे में बताया था कि अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होती है, L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूं कि अर्धवृत्तों की लंबाई में इसमें लेने लगूं, इसमें सेंटीमीटर में, तो कितनी होगी, देखो पाई तो होगा ही होगा, पाई तो होगा ही, क्योंकि अर्धवृत्त में क्या होता है, पाई होता है। हाँ जी होता है ना, हाँ जी बिल्कुल पाई होता है। और पाई का मान 22/7 दे रखा है। तो अगर मैं अर्धवृत्तों की लंबाई निकालूं, L1 क्या होगा, L1 होगा 0.5। हाँ जी, और ये है क्या, ये है एक अर्धवृत्त। और जब भी मैं बोलूं आपको कि परिधि और व्यास का संबंध होता है, अगर किसी का व्यास 7 सेंटीमीटर है फिर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो परिधि होगी वो 22 होगी। इसीलिए ये क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5। मैं पहले R1 ले लू, R1 पहली वाली R1 लूंगा तो क्या दे रखी है, बराबर पाई 0.5 R1 का मान 0.5 ले लिया मैंने, क्योंकि पहली क्या है 0.5 सेंटीमीटर, पाई लेना पड़ेगा क्योंकि एक वृत्त है 0.5। दूसरा पद क्या होगा, पाई 1.0, तीसरा पद पाई 1.5, पाई 1.5 ये होगा। हाँ जी ये होगा, और डॉट 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 ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। हो तो आगे करो क्या करने वाले हैं, अब रख दो इसमें मान। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A1 है लंबाई, सर्पिल की लंबाई, ये सर्पिल जो सर्पिल हम निकाल रहे हैं ना, सर्पिल की लंबाई, ये सर्पिल की लंबाई निकाल रहा हूँ मैं, सर्पिल की लंबाई A1 A2 A3 निकलता जा रहा है। हाँ जी करो, देखो A1 का मान कितना है, A1 पाई 0.5, 0.5 पाई, पाई आगे लगा लो या पीछे लगा लो कोई बात नहीं है, 0.5 पाई। और ए का मान होगा डी का मान, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, ये 1 पाई है, 1 पाई में से मैं आधी पाई घटाऊंगा तो आधी पाई आएगी, फिर से 0.5 पाई। अब क्या निकालना है, देखो इसने बोला था
आकृति दर्शाया गया है। और 13 क्रमागत आप अर्धवृत्तों, ये ऐसे ऐसे 13 अर्धवृत्त हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताओ। तो 13 तो n का मान दे रखा है 13, n बराबर 13, n बराबर 13। ए है, डी है हमारे पास और n है, निकाल दो तो पदों का योग एस एन बराबर n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी हो गया फॉर्मूला। रखो इसमें मान, n अपॉन 2 का मान क्या है, n का मान है 13, तो 13/2, हाँ जी 13/2 कोष्टक में 2 का 2 और a का मान क्या है 0.5, a का मान 0.5। अगर मैं 2 गुणा 0.5 करूं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। आधे की गुणा में अगर 2 में कर दो तो आधे की गुणा 2 में तो 1 हो जाएगा। 0.5 गुणा 2 करके दिखाऊंगा आपको। 0.5 गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लगता है, एक अंक आधा तो पॉइंट को 0 मान लेनी जाती तो 1 हो जाता है, ऐसे 1 हो जाएगा। तो ये 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई क्योंकि देखो 0.5 पाई है ना, तो मैं लिख दूं देखो ये 2 गुणा 0.5 पाई लिख दू पहले। हाँ प्लस n का मान 13 माइनस 1 डी का मान 0.5 पाई, यही है। अब करो देखो 13/2 का 13/2 यहां से कर लो, 13/2 का 13/2 2a का मान क्या है 0.5 गुणा में 2 में करी तो 1 आया था, 1 को 1 पाई लिखूं मैं, पाई लिखूं, पाई आ गया, देखो पाई आ गया। प्लस 13 में से 1 गया तो 12 बचा, 12 अब 12 बचा प्लस 12 गुणा 0.55। अब 0.5 कितना होता है आधा, अगर मैं 12 पंजे 60 करूंगा, 12 पंजे देखो 13/2 तो लिख लिया मैंने, और पाई का पाई, पाई का पाई, 12 पंजे 60, 60 आ गया। अब 60 जो है इसमें एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद पॉइंट लगा, पाई लगा दो, पॉइंट के बाद का जो 0 होता है ये कट जाता है, कितना आया 6 पाई आ गया, आ गया 6 पाई, आ गया 6 पाई, 6 पाई और 1 पाई कितना हो गया 7 पाई। हाँ जी 13/2, 13/2, 13/2 ये लिख रहा हूँ 13/2, 13/2 और 6 और 1 7 पाई गुणा 7 पाई, गुणा 7 पाई का मान 22/7, तो इसमें गुणा 22/7, 7 से 7 काट दिया, 2 से 22 काट दिया, 11 बार 13 गुणा 11 कर दो बराबर 13 गुणा 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 3 14, 143, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, 143 सही आंसर है। क्या किया मैंने कि देखो ये बोल रहा था कि जो ये बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, पहले केंद्र दिया मैंने ए और यहाँ से बी से मैंने जब अर्धवृत्त शुरू किया यहाँ आ गया, अब मैंने केंद्र मान लिया बी, अब यहाँ से जब मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये अर्धवृत्त ये वाला हो गया, अब केंद्र बी होगा। अब मैं यहाँ से जब यहाँ लेके आऊंगा तो केंद्र फिर से ए हो जाएगा, ऐसे एक बार ए एक बार बी ऐसे मानते हुए केंद्रों को। और जो पहला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 0.5 है, दूसरे की 1 है, तीसरे की 1.5 है 1.5, चौथे की 2 है, डॉट 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 ऐसे करते हुए ये खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, इसे एक सीधी लाइन बनाती है, जैसे कि आकृति 5 ये सर्कल बनाया गया है घुमा के। अब ऐसा कि आकृति 5.4 में दिया हुआ है बिल्कुल 13 क्रमागत, ऐसे 13 क्रमागत है, 13 अर्धवृत्त, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बनी सर्कल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 दे रखा है, संकेत बोला है क्रम से केंद्र जो ए बी वाले अर्धवृत्तों में जो लंबाई है ना उन्हें L1 L2 L3 L4 मान लिया तो मैंने हल, अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 L3 L4 मान लिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सर्पिल की लंबाई कैसे नापूंगा मैं, कि जो पहला है, पहला अर्धवृत्त कितना है R1 R2 R3, पहला अर्धवृत्त है आधा 0.5 सेंटीमीटर। अगर कोई वृत्त है या अर्धवृत्त है तो उसमें पाई का रोल बहुत होता है, तो पाई और 0.5 के साथ में पाई जोड़ ली, पाई की गुणा इसमें, पाई की गुणा इसमें भी, डॉट 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 कर दिया मैंने। ए का मान मान लिया मैंने 0.5 पाई आधा पाई, और डी का मान दूसरे पद में से पहला पद, 1 पाई में से जब आधा पाई घटाओगे तो आधा पाई बचेगा, बिल्कुल आधा पाई बचेगा। n बराबर 13 क्योंकि बोल रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, बिल्कुल। अब देखो मैंने रखा एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल n का मान 13 बट्टे 2 का 2 गुणा a का मान कितना है 0.5 पाई, बिल्कुल n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 0.5 पाई किया मैंने, यहाँ से आगे 13/2 का 13/2।
अब 2 जोड़ा 5 से मारूंगा 5 दूनी 10, तो एक पाई का मैं पाई लिख दूंगा प्लस 12, कहाँ से आया, ये रहा 13 माइनस गया तो 12, और डी का मत 0.5 पाई, 12 पंजे 60, 60 के आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो कट जाएगा वो। अब 6 पाई और 1 पाई 7 पाई, 7/2, 7/2 गुणा 7 पाई, पाई का मान रख दिया 22/7, 7 से 7 कटा, 2 से 22 कटा, 11 बात, 13 गुणा 11, 13 गुणा 11, 11 3 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 एकम 11, 11 3 14, 143। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सवाल काफी बड़े हैं, उतारने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आपको आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। 2 सवाल बचे हैं, वो मैं आपको करा दूंगा कल। ऐसा नहीं है कल मैं आपको वही कराऊंगा, कल मैं आपको वो कराऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ रिवीजन वाले कुछ कम से कम 2 4 5 सवाल आपके पिछले चैप्टरों से करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको क्लास आज पसंद आई है और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ज्यादा बातें ना बनाते हुए आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं और चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।